So currently what we are done in history is that now we know about the advent of Europeans. We know about the various acts, right, from 1773 to 1947. And also we know about the various governor generals and viceroys. What we need to understand is about the incidents in history. So incidents जो है क्या क्या चीजें हुई, ये इसके बाद 3 पार्ट्स में कवर होगा. So incidents during the company rule. कंपनी रूल के टाइम पे क्या क्या हुआ था, दैट इज 1773 से लेकर 1857 तक. Then we'll be seeing about the Indian War of Independence, that is Sipahi Mutiny. Of 1857. And then we'll be seeing about the incidents during Crown Rule. ठीक है. अब इसमें से तीनों के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर हमें अल्फाबेटिकली सजाना हो कि किसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा. सो क्राउन रूल विल बी फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें कांग्रेस और गांधी और वो सारी चीजें आ जाते हैं. सिपाही म्यूटनी एक अकेला टॉपिक है, फिर भी इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन कंपनी रूल. बट हाउएवर यू कैन नॉट रूल आउट द थर्ड पार्ट ऑल्सो, क्योंकि थर्ड पार्ट में जो है ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह हुए थे. ठीक है, जैसे सन्यासी रिवॉल्ट, ठीक है, कोल रिबेलियन, शावताल रिबेलियन, ये सारे हुए थे कंपनी रूल के दौरान में. ठीक है ना. देन ऑल्सो रिप्रेसिव एक्ट्स लाइक ये कंपनी ने पैरामाउंट सी लगाई थी, सब्सिडरी अलायंस लगाई थी, फिर डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा था. तो ये सब कंपनी रूल के टाइम पे हुआ था. हेंस ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते. हाउएवर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन देखी जाए, और इफ आई हैव टू मार्क बिटवीन 1 to 10, तो मतलब 1 इज वर्स्ट एंड 10 इज बेस्ट. सो क्राउन रूल में से क्वेश्चन आने की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, तो लेट अस मार्क दैट एज 8. ठीक है, सिपाही म्यूटिनी से लेट से 6 एंड कंपनी रूल से 5. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी 1 और 2 पे है. ठीक है ना. सो ऑल द 3 आर इम्पोर्टेंट, ऑल द 3 वी नीड टू कवर. ठीक है, वी विल बी डूइंग सो इन दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक. ठीक है. सो आज हम लोग कंपनी रूल से स्टार्ट करेंगे. So as we know, the company rule started between 1773 and went up to 1857. Okay. So the British defeated the Dutch, the Portuguese, and the French and became the major European power in India. They consolidated their power in India by defeating the Indian powers. ठीक है, इंडियंस को हराया in 2 major battles. One is Battle of Plassey in 1757 and Battle of Buxar in 1764. Then they established their administrative control in India by passing the Regulating Act of 1773. हर जगह पे 2 लिखा हुआ है. Consider that to be 1773. Thus the company rule began in India. Right. Now British versus the regional powers. So if you remember the first day we discussed about the Game of Thrones. In that we saw Europeans, then we saw Indian powers, then we saw the क्या बोलते हैं audience, that is Indian citizen, and the crowd. So now we are talking about British versus regional rulers in India. So company rule was not welcomed by Indian rulers because the British engaged in several wars and the Indian rulers in subsequent years. तो इनका जो रूल था ये इंडियन रूलर्स को पसंद नहीं आया, बिकॉज ऑफ विच क्या हुआ कि सब्सिक्वेंट ईयर्स में इनके बीच में बहुत सारे फाइट हुए. ठीक है. सो किन किन के साथ फाइट हुआ, जैसे मैसूर के साथ हुआ, मराठाओं के साथ हुआ, ठीक है ना, पंजाब के साथ हुआ, मेनली इन 3 के साथ हुआ. सो जैसे मैसूर के साथ 4 वॉर्स होते हैं. तो पहला जो वॉर है, फर्स्ट सेकंड जो है, ये हैदर अली के साथ होता है. हैदर अली इज बेसिकली टीपू सुल्तान के पिताजी. ठीक है. तो हैदर अली बेसिकली ट्रेन फ्रॉम द फ्रेंच आर्मी. ठीक है. तो हैदर अली एक्चुअल में वायनाड नहीं, वायनाड नहीं, नाम क्या, वारंगल. वारंगल में एक ककातिया डायनेस्टी थी. ये एक इंडियन, ये हिंदू रूलर था. इस हिंदू रूलर के पास ये जो हैदर अली है, ये हैदर अली एज अ सिपाही काम करता था.
ठीक है। लेकिन क्या है कि ही रोज थ्रू द रैंक्स, उसके पास पावर बहुत ज्यादा था। एंड राइजिंग थ्रू द रैंक्स, जब वारंगल के जो हिंदू राजा बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगे, तो हैदर अली ने पावर छीन लिया अपने तरफ। ठीक है, तो ही बीइंग एन सोल्जर इन देयर आर्मी, ही टुक ओवर द कंट्रोल एज ही वाज वेरी पावरफुल। तो बेसिकली वारंगल जो है, वारंगल का जो सारा कंट्रोल है वो अब हैदर अली के हाथ में आ गया। ठीक है। सो हैदर अली ने उसके बाद फ्रेंच को अपने कोर्ट में जो है अपॉइंट किया कि आप जो है हमारे आर्मी को ट्रेनिंग दो। तो हैदर अली बेसिकली फ्रेंच ट्रेंड है, तो ही नोज ऑल द मॉडर्न वॉरफेयर एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जो है, इसमें हैदर अली जीतता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली उस टाइम पे बीमार था, कैंसर था उसको, फिर भी वो लड़ा, और कैंसर होते हुए भी वो मतलब बैटल फील्ड में मर गया बिकॉज ऑफ कैंसर। इट इज नॉट बिकॉज ही वॉज डिफीटेड और समथिंग। ही डाइड इन द बैटल फील्ड 1784 में। एंड हैदर अली के बाद उसके बाद टीपू सुल्तान आते हैं। सो आफ्टर हैदर अली डाइड, द ब्रिटिश स्टार्टेड कॉन्करिंग दिस प्लेस, मैसूर। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के साथ इसलिए वॉर हुआ। तो टीपू सुल्तान के साथ दो वॉर होते हैं। पहला वॉर इनडिसेसिव था, कुछ पता नहीं चला कौन जीता कौन हारा। जो सेकेंड वाला वॉर था, जो फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, 1792 से 99 के बीच में 7 साल तक चला। फाइनली टीपू सुल्तान मर गए इसमें। ठीक है, तो टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द बैटल फील्ड। ठीक है। एंड आफ्टर दिस 1799 में जो है सब्सिडरी अलाइन साइन कर दी गई, और मैसूर उनके अंडर में आ गया। तो बेसिकली ये जो मैसूर हम देख रहे हैं, ये वारंगल के काकातीय डायनेस्टी के अंडर में हुआ करता था। ठीक है ना, काकातीय डायनेस्टी के जो रूलर थे वो हिंदू थे, बट हैदर अली ने पावर छीन ली, और उसके बाद हैदर अली के बाद वो टीपू सुल्तान के पास गया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कंपनीज रेजिस्टेंस विद मैसूर। उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर, 3 वॉर होते हैं। ठीक है। सो एंग्लो मराठा वॉर में जो सबसे पहला जो वॉर हुआ था, वो वॉर ऑफ पुरंदर था। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर का जो पहला था, वॉर ऑफ नहीं, नॉट पुरंदर, सॉरी, वॉर ऑफ ये तड़ेगांव था। तड़ेगांव जो है अपना थोड़ा सा पुणे से पिंपरी चिंचवड़ आता है, पिंपरी चिंचवड़ के बाद देहू रोड, देहू रोड से थोड़ा आगे जाओगे तो वहां पे तड़ेगांव आता है। तो तड़ेगांव में जो है, मैंने कई बार आपको कहानी पहले भी सुनाई होगी, वहां पे जो मराठाओं ने बहुत अच्छे से अंग्रेजों को लपेट लपेट के मारा था। उनको जो है तड़ेगांव से आगे लेकर गए खोपोली की तरफ। खोपोली पहाड़ी एरिया है, पहाड़ के ऊपर ब्रिटिश को रख के चारों तरफ से पहाड़ को घेर लिया इन्होंने, मराठाओं ने। और फिर नीचे से ऊपर उन्होंने फायरिंग करके उनको मतलब उलझा के रखा। फिर वो लोग वहां से भागे गांव की तरफ। ठीक है ना, वडगांव। ठीक है, बैटल इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ वडगांव। तो वडगांव गांव का नाम था, वडगांव में जाते हैं, और वहां पे अंग्रेजों को जो है पॉइजन वाटर पिलाकर मार देते हैं। ठीक है ना, वहां पे गांव गांव के सारे कुएं वगैरह जो थे पॉइजन कर दिया था। सो फर्स्ट वाला जो वॉर जीतते हैं, उसके बारे में अंग्रेज मेंशन नहीं करते। सो हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस हिस्ट्री में इस वॉर के बारे में ज्यादा जिक्र ही नहीं है। ठीक है ना, ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है इस वॉर के बारे में, बट जो मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हम यहाँ वहां से जो पढ़ते हैं, उसमें किसी ने उसके बारे में मेंशन नहीं किया है। उसके बाद एक्चुअल में जब मराठा जीत गए, और एंग्लो ये क्या बोलते हैं, ये ब्रिटिश हार गए, उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग राजा, ये मतलब गवर्नर हुआ करता था। तो वॉरेन हेस्टिंग को बड़ा गुस्सा आया। तो वॉरेन हेस्टिंग ने जो है बंगाल से आर्मी भेजी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से भी आर्मी आए। और उसके बाद एक्चुअल में उसके बाद दोबारा से एक वॉर हुआ। उस वॉर को ब्रिटिश जो है फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो मराठा मानती है। उसमें ऑब्वियसली बात है ना, बंगाल से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, एकदम खतरनाक वेपन्स है। तो उसके बाद जो वॉर हुआ, उस वाले में जो है मराठाओं की हार हुई, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की गई। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि मतलब अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये ब्रिटिश जीत गए। ठीक है ना, उससे पहले जो वॉर हुआ उसके बारे में जिक्र नहीं है, जो मराठा जीते थे। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सालवाई में क्या हुआ, 20 ईयर्स ऑफ पीस रहेगा। 20 ईयर्स तक जो है एक दूसरे के टेरिटरी में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, वैसे सब कुछ साइन हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है। दिस इज व्हेन बाजीराव टू आस्क्ड हिमसेल्फ फॉर द सब्सिडरी अलायंस। ये खुद जाकर जो है सब्सिडरी अलायंस मांगा था। क्यों, बेसिकली इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है नारायण राव से। ठीक है, वन ऑफ द पेशवा ब्रदर्स वाज नारायण राव। नारायण राव के टाइम पे माधव राव को जो है पेशवा बनाया गया था, बड़े भाई थे, obvious सी बातें बनाया गया। ठीक है ना, पेशवा माधव राव जो है उस टाइम पे 1861 का टाइम था। 1861 के टाइम नहीं, 1700 का टाइम था। ठीक है, 1761 का। 1761 में माधव राव ने मराठा एम्पायर को सबसे ज्यादा टेरिटरी कॉन्कर करवाया।
तो दैट इज वाई माधवराव की बहुत जय जयकार हुई। तो उनके भाई से देखा नहीं गया, नारायण राव से। सो ही वांटेड टू बिकम द पेशवा। लेकिन हुआ क्या, वो बने नहीं पेशवा, ठीक है, माधवराव बने। तो माधवराव उसके बाद जब मर गए, ठीक है, उनको बेसिकली कुछ खांसी वगैरह कुछ हुआ था, समथिंग रिलेटेड टू निमोनिया टाइप का कुछ हुआ था, ठीक है, तो माधवराव उससे मर गए। माधवराव मरने के बाद उनके बेटे को बनाया गया एज पेशवा। तब नारायण राव से नहीं झेला गया, तो नारायण राव ने जो है फिर अटैक करवा दिया, ठीक है। तो नारायण राव ने फिर जो है ये जो माधवराव के बेटे को जब राजा बनाया गया, उसका नाम था सवाई माधवराव, ठीक है, सवाई माधवराव 1.5, ठीक है, माधवराव से भी बढ़कर सवाई माधवराव। तो सवाई माधवराव जो है वो जब राजा बने तो नारायण राव से नहीं देखा गया, सो नारायण राव ने उसको मरवा दिया, ठीक है। तो वो जो इंसिडेंट है ना, उसी के ऊपर हम लोग भूत की कहानी सुनते हैं, शनिवार वाड़ा में। तो शनिवार वाड़ा में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी आवाज आती है, काका माला वाचवा। सो बेसिकली सवाई माधवराव जो है वो जब 12-13 साल के होते हैं, तो नारायण राव ने उनको सिपाहियों से अटैक करवाया था। जब सिपाहियों से अटैक करवाया था, तो उनको क्या पता कि मेरे खुद के काका मेरे को मार रहे होंगे। तो वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, काका माला वाचवा। लेकिन वो सिपाही थोड़ी माने, वो उसके पीछे अटैक करते रहे, ठीक है, चाकू से तलवार से। और वो जो है फिर फाइनली कोई हेल्प नहीं मिला, तो सवाई माधवराव जम कर गए जल में, वो वेल में। तो वेल में जब उन्होंने जम किया तो बेसिकली सुसाइड से मरे, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं नारायण राव नहीं मरवाया। दैट इज वाई अभी भी हम सुनते हैं कि देयर इज जस्ट अ मिथ मे बी, ठीक है, पता नहीं सच क्या है, बट कहते हैं कि वहां पे सुनाई देता है काका माला वात्सवा करके, ठीक है। सो ये जो होता है नारायण राव, तो नारायण राव उसके बाद जो है कुछ समय तक के लिए पावर छीनते हैं मराठा में, ठीक है। कुछ समय के लिए जब पावर छीनते हैं, तो जो ऑपोजिट पार्टी थी, जो सवाई माधवराव के जो भी सपोर्टर्स थे, वो लोग जो है वो लोग अटैक करते हैं नारायण राव को। तो नारायण राव चले जाते हैं अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों से मदद बुलाते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज उनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज उनकी मदद करते हैं लेकिन पार्शियल मदद करते हैं, फुल टोटल मदद नहीं करते, ठीक है ना। तो पार्शियल मदद करते हैं जिससे एक न्यूट्रलिटी बनती है, झगड़ा आगे नहीं बढ़ता, रुक जाता है, ठीक है ना। तो समय आगे बढ़ता है। समय आगे बढ़ने के बाद नारायण राव का बेटा बाजीराव टू, तो बाजीराव टू को भी उसके ही पिताजी के तरह पावर नहीं दिया गया, ही डिड नॉट बिकम पेशवा, ठीक है ना। सवाई माधवराव जो थे, सवाई माधवराव का जो भाई था, ठीक है, उसका उसका जो भाई था उसको राजा बनाया, मतलब पेशवा बनाया गया। तब बाजीराव टू से नहीं देखा गया, ये तो मेरे ही एज ग्रुप का है, इसको क्यों बनाया, मैं तो बड़ा हूं उससे। तो बाजीराव टू गया उसके बाद इसके पास, अंग्रेजों के पास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो जब वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी गए, वहां पे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन की कि भाई मैं जो है तुम्हारी मदद चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प करो। तो हमने सुना था ना कि सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस में द ब्रिटिश आर्मी विल बी प्रोवाइडेड टू द इंडियन किंग। सो इंडियन किंग बाजीराव टू को जो है जब आर्मी दी गई, तो वो था हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो एक तरफ से नाना साहेब थे, दूसरे तरफ से बाजीराव टू के साथ अंग्रेज थे। तो इन दोनों के बीच में जो झड़प होती है, दैट इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो बेसिकली आप ये मानो कि दो भाइयों के बीच में वॉर है, और उसमें अंग्रेज आ रहे हैं एक तरफ से, ठीक है ना। तो ये जो वॉर है ये भी मराठा जीत गए, ये अंग्रेज जीत गए, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो वॉर होता है, फाइनल वॉर बेसिकली इसकी पूरी कहानी है, उतना कहानी अभी नहीं देखेंगे। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तब होता है जब पेशवा सारे के सारे मान जाते हैं कि भाई अंग्रेज जो है वो गलत है, हम जो है हम लोग अपना खुद का पावर छीनना चाहते हैं, बट बहुत लेट हो चुका था, ठीक है, दिस वॉज वेरी वेरी लेट। अब जो है अपने पास कोई अच्छा राजा नहीं है जो बहुत ताकतवर हो, सारे वीक रूलर्स थे। तो इसमें सारे के सारे मराठा एक साथ हो गए। मराठास में भी 5 डिविजन्स थे, ठीक है ना, सिंदेस थे, मतलब सिंधिया, ठीक है, भोसले, ठीक है, उसके बाद गायकवाड्स ऑफ बड़ोदरा, ठीक है, उसके बाद होलकर, ये सारे के सारे लोग जो है ये मराठा एम्पायर में इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर करते हैं। लेकिन उस इकट्ठा होने के बाद भी वो लोग पावरफुल नहीं थे, अंग्रेजों ने उनको बहुत बुरी तरह हराया। और हराने के बाद 1817 से 1818 ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चला। इसमें इनको हराने के बाद पूरे मराठा एम्पायर को खत्म कर दिया, पेशवाओं से ये अपना शनिवार वाड़ा छीन लिया, और इनको यहाँ से भेज दिया बिठूर। बिठूर इज अ प्लेस नियर कानपुर, ठीक है ना। तो मराठाओं को यहाँ से जो है निकालकर पेशवाओं को भेज दिया गया बिठूर में, कानपुर के पास एक जगह में, ठीक है ना। और शनिवार वाड़ा जो है अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया, वहां पे यूनियन जैक फहराया। यूनियन जैक जो है कंपनी का वो था, ठीक है, कंपनी का फ्लैग था यूनियन जैक, वो फहराया मराठाओं का भगवा हटाकर।
और सतारा में जो है, देखो ये पेशवाज है, दिस आर पेशवाज जिनके साथ वॉर हो रहा है। पेशवा वेर लाइक प्राइम मिनिस्टर, दे वर नॉट द किंग। ठीक है ना। तो सतारा में जो है, सतारा में वो थे, राजा थे, इसलिए राजधानी सतारा भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, सतारा इज ऑल्सो कॉल्ड एज राजधानी सतारा। तो सतारा वाज एक्चुअली द सीट ऑफ द मुगल, मराठास। वहां पे शाहू महाराज बैठते थे, और शाहू महाराज के जो पेशवा थे वो पुणे में आए थे। ठीक है ना। सो इन्होंने क्या किया, मराठाओं का जो सतारा था वो उनके पास रखा अंग्रेजों ने 1818 में। सो दे अलाउड टू कीप सतारा एज देयर एज देयर क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर। ठीक है, बट दे जस्ट टुक ओवर पुणे का ये शनिवार वाड़ा एंड सेंड द पेशवास टू बिठूर। ठीक है, इसका मतलब सतारा का जो किंग है वो अब कठपुतली है। ठीक है, और कुछ ही समय के बाद उन्होंने वो भी छीन लिया। तो राजधानी सतारा से वो भी चला गया, ऑल द पावर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश, और मराठा जो है पूरे तरह से अंग्रेजों के अंदर आ गए। तो इसके सबसे बड़े जो वो थे, कल्प्रिट थे, वो पहले नारायण राव थे, और उसके बाद तो और बड़े कल्प्रिट बाजीराव टू है। अगर वो सब्सिडरी अलायंस नहीं साइन करते तो फिर ये जो मराठास है ये इतने बड़े थे कि ये अंग्रेज डरते थे इनके ऊपर अटैक करने में। सो इट इज बिकॉज उसने खुद ने बुलाकर लाया, इसलिए वो अंदर घुस पाए। नहीं घुसते तो मराठास हो सकता है कि कंटिन्यू करते रूल करना। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एंग्लो मराठा वॉर्स। ठीक है, देन ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। सो पंजाब एज वी नो कि ये बहुत ही ताकतवर ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, तो इसमें दो एंग्लो सिख वॉर होता है, एंग्लो सिख वॉर वन एंड एंग्लो सिख वॉर टू। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद, ठीक है, जो पंजाब वाला रीजन था, पंजाब वाला रीजन और सिंध, पाकिस्तान में आज बिलोंग करता है सिंध रीजन, पंजाब और सिंध वाला रीजन जो है अंग्रेजों ने एनेक्स कर लिया। उससे पहले तक वो सिख राजा के अंडर में आता था। सिख के साथ जब सेकेंड लड़ाई होती है तो अंग्रेज समझते हैं कि दे आर वेरी गुड वॉरियर्स। ठीक है, जस्ट लाइक गोरखा, गोरखा ये सिख जो है, ये सिख भी बहुत अच्छे वॉरियर्स है। ठीक है ना। तो लास्ट में जब ट्रीटी साइन होती है तो अंग्रेज इनको बोलते हैं कि हम लोग सिख हमारे आर्मी में लेते रहेंगे ज्यादा तादाद में। इसलिए आज भी देखोगे सिख के दो दो इन्फेंट्री ग्रुप्स है, एक सिख लाइक इन्फेंट्री है और एक वो है पंजाब रेजिमेंट है। ठीक है, सो मतलब पंजाबियों के दो रेजिमेंट्स है, एक पंजाब रेजिमेंट है और एक सिख लाइक लाइट इन्फेंट्री है, दो है। ठीक है ना। तो शिकली बोलते हैं उसको, शिक लाइफ लाइट इन्फेंट्री। तो दो रेजिमेंट्स में बहुत ज्यादा भर भर के जो है रिक्रूटमेंट होता है सिख का। तो इट वाज साइंड आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर में साइन किया गया था कि हम लोग ज्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे सिख का। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा एक एक करके, सबसे पहले जो है मैसूर को हराया, उसके बाद मराठाओं को हराया, फिर पंजाब को हराया। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो है इंडियन रूलर्स को हटाते गए एक एक करके। मुगल सब भी बचे हुए हैं, मुगल्स को अब तक नहीं छेड़ा, मुगल सब भी बचे हुए हैं। ठीक है, ये 1857 में फाइनली मुगल्स को हटाएंगे। अब तक मुगल्स है, क्योंकि मुगल में अभी वीक रूलर है, कोई भी इनके काम में टांग नहीं अड़ाता। वो अपने आगरा में बैठे हुए हैं और वो वहीं से रूल कर रहे हैं, क्या रूल करे उन्हीं को पता। ठीक है, कोई मेजर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसकी वजह से अंग्रेजों को दिक्कत हो। जब दिक्कत होगी तब वो उधर से हटा देंगे। तो एज ऑफ नाउ क्या क्या टेरिटरी इनके अंडर में चला गया, मैसूर चला गया, मराठा चला गया, और यहाँ पे सिख चला गया। ठीक है ना। सो इंडियन रूलर्स कट फ्रॉम द सीन। ठीक है। नाउ हार्श ब्रिटिश पॉलिसीज। तो जो पॉलिसीज की वजह से इंडियंस उनसे नाखुश हुआ करते थे, तो पहला है सब्सिडरी अलायंस। ये किसने लाया, लॉर्ड वेलेस्ली ने, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस क्या है, ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट, बाय वर्च्यू ऑफ विच इंडियन किंगडम्स लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी टू द ब्रिटिश। सॉवरेनिटी का मतलब कि अब मैंने कहा था ना कि ये लोग तो आर्मी दे रहे थे, लेकिन उस आर्मी का जो पैसा है ये भी इंडियन रूलर्स को भरना है, उनका जो सैलरी होगा। और प्लस उन्होंने ये शर्त रखी थी कि तुमको हम प्रोटेक्ट तभी करेंगे ना जब हमें पता होगा कि तुम्हें थ्रेट किससे है। अब तुम जाकर किसी के साथ फालतू में लड़ाई करके आओगे और हमारे लोग मारे जाएंगे। सो दैट वाज नॉट अलाउड। नाउ वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ डीलिंग विद अ फॉरेन स्टेट बोलो या कोई दूसरी टेरिटरी बोलो, इट विल बी डन बाय द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। हमारे परमिशन के सिवाय आप किसी के साथ जो है वो नहीं बना सकते, क्या बोलते, कोई भी सौदा वगैरह नहीं कर सकते, कोई ट्रीटी नहीं साइन कर सकते। ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या हुआ, अभी ब्रिटिश को पूछ के हर काम करना पड़ेगा। तो ऐसा जब होता है तो सॉवरेनिटी कहाँ है। सॉवरेनिटी का मतलब हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट इस रूल के हिसाब से, जो भी ये सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से इन्होंने बनाया, इनकी सॉवरेनिटी चली गई। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस किसने साइन किया था, उस दिन मैंने बताया था, जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद ने।
सेकंड किसने साइन किया? मैसूर ने, ठीक है, टीपू सुल्तान के हारने के बाद। उसके बाद तंजनौर, तंजनौर जो है ये तमिलनाडु में एक छोटा सा जगह है। उसके बाद अवध, अवध ने साइन किया था 1801 में। फिर पेशवाओं ने दिसंबर 1801 में, जो बाजीराव टू गया था, ठीक है, साइन करके उनको लेकर आया। ठीक है, उसके नीचे के उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें टोटल 11 तक दिया हुआ है, पहले 5 याद रखो तो बहुत है। इनफैक्ट एग्जाम में तो क्वेश्चन पहले 2 का ही ज्यादातर आता है। ठीक है, फिर भी अगर ऐसे आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, उसके लिए पहले 5 याद रखो, काफी है। ठीक है, तो निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तंजनौर इन तमिलनाडु, उसके बाद अवध, देन पेशवास। ठीक है, पेशवा जो है 5वें नंबर पे, याद रखना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है पैरामाउंटसी। तो पैरामाउंटसी क्या होता है? अंडर दिस द कंपनी क्लेम दैट द अथॉरिटी वाज परमानेंट एंड सुप्रीम एंड हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। सो कंपनी जो है, कंपनी क्या क्लेम करता है? उसकी जो अथॉरिटी है वो पैरामाउंट है या सुप्रीम है। इसीलिए कोई भी इंडियन स्टेट्स, जैसे प्रिंसली स्टेट्स हो गए, वो लोग जो है, वो लोग किसी भी प्रिंसली स्टेट को जब भी चाहे वो लोग एनेक्स कर सकते हैं। ठीक है, वो जब भी चाहे किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स कर सकते हैं, अगर उनको जरूरत पड़ी उस लैंड की तो। अभी हमें जरूरत नहीं है, तो अब तुम रूल कर रहे हो अपना प्रिंसली स्टेट को, तो करते रहो। जिस दिन हमें लगेगा कि हमें तुम्हारे टेरिटरी की जरूरत है, तो हम तुमसे पूछेंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर आकर अटैक कर देंगे और एनेक्स कर लेंगे। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड, वो बोलता है कि ये बिल्कुल सही होगा अगर हम तुमको एनेक्स कर लेते हैं तो, या तुम्हें एनेक्स करने का थ्रेट भी देते हैं तो। ठीक है ना? तो ये जो है ये पैरामाउंटसी था। पैरामाउंटसी के तहत ये याद रखो कि कंपनी जो है सुप्रीम है, कंपनी का पूरा लैंड है। ठीक है, उस लैंड पे अभी प्रिंसली स्टेट रह रहा है तो ठीक है। ठीक है, कल के डेट में अगर हमें लगेगा कि उसको छीन लेना चाहिए तो हम छीन लेंगे, तुम्हें बिना पूछे। ठीक है, तो दिस वाज पैरामाउंटसी। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब इसमें 2 चीजें थे कि अगर आपका कोई लीगल वारिस नहीं है, लीगल वारिस मतलब खुद का बच्चा होना चाहिए, अगर अडॉप्टेड सन है तो वो नहीं काउंट होगा। ठीक है, अगर आपका कोई लीगल हेयर नहीं है, तो फिर आपकी जो टेरिटरी है वो अंग्रेज एनेक्स कर लेंगे, पहला। दूसरा कंडीशन था, अगर आपकी किंगडम में माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है, उस केस में भी जो है कंपनी आपके टेरिटरी को एनेक्स कर सकती है। ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पास हुआ था। ठीक है, तो इसके अंडर में जो सबसे पहला जो स्टेट एनेक्स हुआ वो था सतारा। मैंने कहा ना कि 1818 में पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था। ठीक है ना? लेकिन हाउएवर सतारा जो था वो अभी भी मराठाओं के कंट्रोल में था, मराठा का राजा उधर रूल कर रहा था, बट वो कठपुतली बना हुआ था। लेकिन करीब करीब मान लो 30 साल के बाद उन्होंने इस एरिया को जो है छीन लिया, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट एरिया विच वाज एनेक्स्ड। सतारा को सबसे पहले छीना। ठीक है, तो सतारा इज फर्स्ट। सेकंड इज संभलपुर, संभलपुर उड़ीसा में है। देन भगत, देन उदयपुर, देन नागपुर। ये जो 5 जगह है, ये 5 जगह याद रखना। उसके बाद झांसी, उसके बाद अवध। अवध इसलिए भी याद रखना क्योंकि माल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस पे 1857 में जो 1856 में जो है अवध को एनेक्स किया गया। तो पहले 5 याद रख रहे हो, 7वां याद रख रहे हो, तो एक झांसी बचा है, उसको भी याद कर ही लो, 1855 में हुआ था। ठीक है ना? तो सतारा जो है पहला था, संबलपुर दूसरा, ये उड़ीसा में है, भगत जो है राजस्थान में है, उदयपुर राजस्थान में है, नागपुर जो है उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था, आज के डेट में महाराष्ट्र का है, उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था। ठीक है, उसके बाद 1855 में जो है झांसी, और उसके बाद अवध। ठीक है, ऑन द चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वाला क्वेश्चन काफी आता है कि डॉक्टर ऑफ लैब्स में माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कौन से एरिया को छीना गया था? तो अवध को छीना गया था। क्लियर है? ओके, नॉट डिसकंटेंट अमंग द मासेस। हमारे जो लोग थे वो लोग भी डिससेटिस्फाइड थे अंग्रेजों से। क्यों डिसकंटेंट? ड्यू टू द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, इजेदारी सिस्टम। तो इजेदारी सिस्टम हमने उस दिन देख लिया था कि कोई एक जमीन होगी, उसके ऊपर ऑक्शन होगा, जो ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे लगाएगा वो जो है उस एरिया को छीन लेगा अपने पास। ठीक है, फिर उस एरिया के लोगों से वो टैक्स लेगा, टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को कुछ देगा, खुद कुछ रखेगा। ठीक है ना? अब जो इंसान ऑक्शन कर रहा है तो काफी पैसा दे रहा है वो अंग्रेजों को, तो obvious सी बात है वो लोगों को लूटेगा ना। और अंग्रेजों ने भी लूट को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हिस्सेदारी सिस्टम ऐसा था जिसमें एक पीस ऑफ लैंड है, उस पीस ऑफ लैंड को जो है
उस पीस ऑफ लैंड पे जो भी लोग रहते हैं वो लोग ऑब्वियसली बात है टैक्स पे करेंगे। अब ये टैक्स पे करने के लिए कोई तो जाना चाहिए ना कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ टू collect this tax, the British government is not going to go, they are not going to ask for hafta every week। ठीक है, so for that they appointed a Indian। तो ये पहले तो वो था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें कलेक्टर रखा गया था। अभी क्या है कि इज्जतदारी सिस्टम थी, इज्जतदारी सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग का। इसके तहत वो इंसान जो कलेक्ट करने के राइट रखेगा उसको कैसे मिलेगा वो राइट? ऑक्शन से। वो ऑक्शन करेगा, ऑक्शन में बोली लगा के सबसे ज्यादा पैसा देगा, वो पैसे अंग्रेजों के पास जाएंगे और उस इंसान को उस जगह पे टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिलेगा। अब वो कितना भी ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजों ने उनको बोला था कि आप कितना लोगे वो एक पट्टे पे लिख कर देना है, एक पीस ऑफ क्लॉथ पे लिखकर गवर्नमेंट ये क्या बोलते हैं लोगों को देना चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे कि हमारा इतना इतना टैक्स का अमाउंट बनता है। बट ऐसा किसी ने किया नहीं। सारे के सारे जो आमिल लोग थे, सारे के सारे जो इज्जतदारी में इज्जतदार थे, उन लोगों ने इनको बेहिसाब लूटा, जितना पैसा मिल सकता है उतना लूटा। दूसरा था जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो इसके तहत जो है पूरा का पूरा लैंड जो है एक जमींदार को दिया जाता था, और वो जमींदार वहां के लोगों से जो है टैक्स कलेक्ट करता था। इस टैक्स का कितना पार्ट वो खुद रखता था? हाउ मच पोर्शन डिड ही कीप फॉर हिमसेल्फ? 1/11, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 11%। ठीक है ना। और 89% जो है वो अंग्रेजों को जाता था, दैट इज 10/11 ऑफ द पार्ट। यस, 10th 11th of the part used to go to the government and he used to keep 1/11। ठीक है, and that has to be paid on a given date before sunset, that is called as the sunset law। ठीक है, देन राउतवाड़ी सिस्टम। सो राउतवाड़ी सिस्टम क्या है, मोस्टली साउथ इंडिया और असम में था। तो ये जो है थॉमस मुनरो ने लाया था। ठीक है, तो दिस राउतवाड़ी सिस्टम, ये जो डिजाइन है देखो, इसको लाया किसने था, लागू किसने किया था? इफ यू सी, राउतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉडन हेस्टिंग्स। रॉडन हेस्टिंग ने जो है राउतवाड़ी सिस्टम और मालवाड़ी सिस्टम इंडिया में लागू किया। ठीक है ना। लेकिन राउतवाड़ी सिस्टम को डिजाइन किसने किया था? हु सेड कि वी कैन कलेक्ट टैक्सेस इन दिस वे? थॉमस मुनरो ने। और माहलवाड़ी सिस्टम जो है जॉर्ज मैकेंजी ने। ठीक है, सो इसलिए कंफ्यूज मत होना, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो होगा रॉडन हेस्टिंग। और किसने ये सिस्टम बनाए? तो राउतवाड़ी बनाया थॉमस मुनरो ने, और मालवाड़ी बनाया हॉल्ट मैकेंजी ने। क्लियर है? ओके। और लैंड रिफॉर्म सिस्टम इन इंडिया। सो लैंड रिफॉर्म सिस्टम में दो एरा है, एक है मेडिवल एरा, एक है मॉडर्न एरा। सो मेडिवल एरा मतलब मुगल के टाइम पे टैक्स सिस्टम कैसा था, और मॉडर्न एरा मतलब ब्रिटिश के टाइम पे कैसा था। सो ब्रिटिश के टाइम वाला तो अभी हमने देख ही लिया है, इज्जतदारी, जमींदारी, रौतवाड़ी, महलवाड़ी। रौतवाड़ी में क्या था? व्हाट वाज देयर इन रौतवाड़ी? पढ़ा है इसको हमने पहले भी। रौतवाड़ी सिस्टम में क्या था? देयर वाज नो मिडिल मैन। लाइक जमींदारी सिस्टम में एक मिडिल मैन था, वो जो है अपना 1/11% रखता था। इन राउतवाड़ी सिस्टम देयर वाज नो सिस्टम लाइक दैट। इसमें जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट फार्मर्स के साथ जो है या पीसेंट्स के साथ जो है एग्रीमेंट बनाते थे। अगर फर्टाइल सैंड होगा, मतलब फर्टाइल सॉइल होगा, तो फिर अंग्रेजों का 60% और जो पीसेंट्स है उनका 40%। अगर फर्टाइल सॉइल कहीं पे नहीं होगा तो उस जगह पे 50-50 था। 50% गवर्नमेंट का, 50% उस पीसेंट का। इससे क्या है कि मिडिल मैन एलिमिनेट हो गया। तो ये जो है ये राउतवाड़ी सिस्टम साउथ इंडिया में लागू हुआ था। ठीक है ना, साउथ इंडिया और असम में। और मालवाड़ी सिस्टम में क्या था कि द विलेज वेयर क्लब्ड एज महल्स। तो ये जो सिस्टम है जनरली ये यहाँ था राजस्थान में, ठीक है ना, उसके बाद हरियाणा में, इन सारे एरियाज में माहलवाड़ी सिस्टम हुआ करता था। ठीक है ना। तो इस सिस्टम में मेनली क्या हुआ था कि दो तीन गांव को मिलाकर, अगर छोटे छोटे गांव है तो दो तीन गांव को मिलाकर एक महल बनेगा। तो महलवाड़ी सिस्टम में महल, तो महल कैसे बनेगा? दो तीन छोटे छोटे गांव होंगे तो उनको मिलाकर एक महल। और अगर बड़ा गांव होगा तो एक ही गांव में एक महल। ठीक है। तो महलवाड़ी सिस्टम में उस गांव का कोई प्रधान होगा ना। जनरली गांव में क्या होता है, सरपंच होता है। तो वैसे ही सरपंच की तरह प्रधान। ये प्रधान पद बहुत ही रिस्पेक्टेबल पद था। इसीलिए जिसको प्रधान बनाया गया उसको बहुत खुशी होती थी। जस्ट लाइक कि किसी को जमींदार बना रहे थे उसको बहुत खुशी हो रही थी। बट जमींदार को कुछ पैसे मिल रहे थे, 1/11 पार्ट मिल रहा था, लैंड मिल रहा था, ऐसा। बट माहलवाड़ी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था।
मारवाड़ी सिस्टम में वी विल मेक यू द सरपंच, दैट्स इट, विल मेक यू द प्रधान। अब प्रधान में, प्रधान बनने के क्या डिसएडवांटेजेस थे? डिसएडवांटेज ये था कि जमींदार की तरह ये प्रधान को भी पूरे गांव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करना था, और वो टैक्स जाकर एक सर्टन डे पे, एक सर्टन टाइम पे जो है अंग्रेजों को देना था। इफ ही फेल्स टू डू सो, अब देखो जमींदारी सिस्टम में तो क्या है कि अगर ही फेल्स टू डू सो, ही फेल्स टू सबमिट द मनी बिफोर सनसेट, उसका लैंड ही छीन लेते थे, ठीक है ना, और जमींदार किसी और को बना देते थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सरपंच है, इसको ऐसे तो कोई मनीटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है, ही इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मनीटरी बेनिफिट, बट ही इज द प्रधान। और खासकर आप राजस्थान के लोगों को देखोगे, पैसे से भी ज्यादा उनकी इज्जत प्यारी है, तो उसकी पगड़ी चली जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि अगर उसने ये टैक्स गिवन डे पे जाकर नहीं दिया, तो उसकी पगड़ी जो है वो उतर जाएगी। तो पगड़ी उतरना वाज वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ दोज, क्या बोलते हैं, प्रधान ओवर देयर। इसीलिए जो है जस्ट लाइक जमींदारी सिस्टम, सेम ही मान लो, इसलिए इसको आधा जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ क्या है, जमींदार के बदले में प्रधान है, और वो प्रधान को सबसे टैक्स के लेकर के एक सर्टन डे पे जाके देना है, एंड उसके रिटर्न में उसको कुछ मिलने भी नहीं वाला, ना तो लैंड मिल रहा है उसको, ना तो उसको कोई पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ, कुछ परसेंटेज ऐसे ही दे दिया तो अलग बात है, जस्ट लाइक यू पे द टिप टू द रेस्टोरेंट वेटर्स, ठीक है, तो उनका ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि देना ही है, बट अपनी मर्जी से देते हैं, वैसे ही कुछ मिलता होगा। हरी बात समझ में? नो लैंड रिफॉर्म सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग मेडिवल टाइम। तो इसमें क्या है कि मुगल एरा है और एक मॉडर्न एरा है। तो मॉडर्न एरा के तो अभी हमने सारे डिस्कस कर लिए, लेकिन मॉडर्न एरा में ये सारे रिफॉर्म्स कहाँ से आए? इसका बेस एक्चुअल में मुगल के टाइम पे था। तो मुगल के टाइम पे कल्टीवेशन वाज द मेन ऑक्यूपेशन फॉर ऑल द सेटल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी लोग थे, ज्यादातर का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? कल्टीवेशन था, ठीक है ना। तो ये जो क्लस्टर्स थे, फार्मिंग क्लस्टर्स, की यहाँ पे गेहूं होगा, यहाँ पे राइस होगा, यहाँ पे वीट उगेगा, यहाँ पे जो है दाल उगेगा, तो इसके बेसिस पे जो है हमारे इंडिया में गांव बनते थे, कि सर्टन गांव में सर्टन टाइप का क्रॉप, सर्टन गांव में सर्टन दूसरे टाइप का क्रॉप, ठीक है ना। तो अभी भी ऐसे ही कुछ किया जा रहा है। डू यू नो अबाउट द स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? हैव यू हर्ड अबाउट इट? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सर्च करना गूगल पे, ठीक है। ये गवर्नमेंट का एक है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अगर एक प्रोडक्ट बाहर आता है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को बेच के वो डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से जो है बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, हाउ कैन दे प्रॉस्पर, ठीक है। एक तो क्या है कि इंडिया में फिर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, हर जगह से एक स्पेशल स्पेशल चीज आएगी, ठीक है ना, और उसको फिर हम लोग आपस में जो है बार्टर सिस्टम की तरह एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये स्कीम को लॉन्च कर रहा है, मतलब वैसे तो 2 साल हो चुके हैं इसको, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये कुछ वैसे ही था। सो हर एक गांव जो है वो एक फार्मिंग क्लस्टर था। तो वहां पे अगर मान लो एक गांव में गेहूं अच्छा है, तो दूसरे में राइस होगा, तीसरे में दाल होगा, ऐसा हुआ करता था। तो नाउ दिस विलेजेस वेर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक था जिसमें लैंडलॉर्ड नहीं हुआ करता था, उसके अंदर सारे के सारे जो थे, वो सारे के सारे मतलब किसान थे, दे वर ऑल रॉयट्स, ठीक है ना, राउतवाड़ी सिस्टम, तो दे वर ऑल रॉयट्स, ठीक है, दैट मीन्स ऑल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड एक था लैंडलॉर्ड सिस्टम, जिसमें जमींदार थे, ठीक है ना। तो जिसमें सिर्फ राउतवाड़ी सिस्टम की तरह सिर्फ पीसेंट्स है, वहां पे गवर्नमेंट उनसे डायरेक्ट टैक्स लेता था, और जहाँ पे जमींदार अपॉइंट किया गया है, वहां पे जमींदार के थ्रू टैक्स लिया जाता था। तो ऐसे दो सिस्टम है, एक राउतवाड़ी सिस्टम टाइप का और एक जमींदारी सिस्टम टाइप का। राउतवाड़ी से राजा जो है डायरेक्ट किसान से जो है उसको बता देता था इतना इतना टैक्स अमाउंट है, ये पे कर देना, वो कर देते थे। और दूसरे तरफ जो है कुछ ऐसे गांव थे जहाँ के लोग नहीं मानते थे, तो उनके सर पे एक जमींदार को रखा हुआ था। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है अंग्रेजों के जमींदारी सिस्टम में और ब्रिटिश ये मुगल्स के जमींदारी सिस्टम में। मुगल्स के जमींदारी सिस्टम में द लैंड बिलोंग्स टू द जमींदार, द लैंड नहीं, एक सेकंड, मुगल के जमींदारी सिस्टम में द लैंड बिलोंग्स टू द किंग, नॉट द जमींदार। वेराज इन ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, द लैंड बिलोंग्स टू द जमींदार हिमसेल्फ, एंड दैट टू हेरिडिटरी। मतलब क्या है कि जो जमींदार है उसका वो लैंड है, और उसके बेटे को भी मिलेगा, उसके बेटे को भी मिलेगा, ऐसा। बट मुगल पीरियड में सारा का सारा जो लैंड था, वो सब राजा का है। राजा ने तुम्हें जमींदार अपॉइंट किया, तुम एक मिडिल मैन हो, तुमको उसका कमीशन मिलेगा, सो यू विल गेट अ कमीशन फॉर वॉट एवर टैक्स यू कलेक्ट, बट द लैंड डज नॉट बिलोंग टू द जमींदार, इट बिलोंग्स टू द किंग।
So Rautwadi have common ownership of land, which was founded in South Bombay, Central India, etc. And they had direct policy with the government. They used to pay their taxes directly. On the other hand, zamindars or zamindari system, villages were found in Oudh, Punjab and northwestern region. ये सारे regions में ऐसे ऐसे वो होते थे जमींदार वाले. So tax collecting system in the state by the king. So all the land belonged to the state under the king of Mughal era. ठीक है, सारा का सारा जो land था वो state का था, मतलब राजा का था. Hence the peasants, the villager had to pay a part of their revenue to the state in form of tax. तो हम लोग टैक्स क्यों भरते हैं? टैक्स इसलिए भरते हैं क्योंकि सारा का सारा लैंड किसका है? गवर्नमेंट का. तो गवर्नमेंट के कारण हमें कमाने का मौका मिल रहा है, इस मौके की वजह से हमें टैक्स देना चाहिए. दिस इज द कंसेप्ट इवन टुडे. देश बोलता है कि अगर हमारे देश में रिसोर्सेस ही नहीं होते तो तुम आज कैसे कमाते? यू वुड नॉट हैव बीन वर्किंग इन द कंट्री देन. अगर रिसोर्स ही ना हो तो जो लैंड के ऊपर तुम्हारा बिजनेस है या जो चीज को तुम बेच रहे हो वो चीज बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, ये सब जो है ये देश का है. और देश को चलाने वाला कौन? गवर्नमेंट. इसीलिए यू हैव टू पे अ टैक्स टू द गवर्नमेंट बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द रिसोर्सेस. ठीक है ना? हाँ, इनकम टैक्स जैसे, राइट, वही. ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे भरते हैं. ठीक है ना? देयर इज सो मच डिस्टिंक्शन बिटवीन टू विलेजेस फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू विलेजेस फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ रेवेन्यू. इसका मतलब जहां पे जमींदार है वहां पे भी जितना रेवेन्यू भरना है, जहां पे जमींदार नहीं है वहां पे भी उतना ही भरना है. सिर्फ दिक्कत यह है कि नॉर्थ में जो किसान थे वो लोग टाइम पे भरते नहीं थे, इसलिए उसके ऊपर किसी को रखना पड़ा कि जाओ तुम जाकर कलेक्ट करके लाओ. ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे ये जो सिर्फ विलेजर्स थे, जैसे साउथ में क्या है कि ये डायरेक्ट पे कर देते हैं, दे डिड नॉट हैव मच प्रॉब्लम. तो इसीलिए राउतवाड़ी सिस्टम भी आप देखोगे साउथ में ही था. ठीक है ना? और महलवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ये सब नॉर्थ में थे. ठीक है ना? उसमें जो है एक इंसान को बीच में रखना पड़ा. सो यू कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ पीपल. साउथ में क्या है कि दे यूज टू बिलीव कि मिडिल मैन जो है ज्यादा पैसे खाएगा. इससे क्या है कि मिडिल मैन को हटाओ, डायरेक्ट दे दो. ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट वी सी. Even in Mughal period it was prevalent, and even in the British period it was prevalent. So hence the peasants had to pay a part of their revenue in the form of tax. So there was no distinction. Only thing is that कि जो टैक्स था वो या तो जमींदार के थ्रू जाएगा तो इनडायरेक्ट वे में, या तो पूरे विलेज को जो है एक पार्ट ऐसे ही देना पड़ेगा विदाउट द जमींदार कमिंग इन बिटवीन. द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पीसेंट टू द स्टेट वाज फिक्स्ड. तो यहाँ पे जो परसेंटेज रेवेन्यू उनको भरना है वो फिक्स था. जनरली इट वॉज बिलो 25%. ठीक है, जनरली कितना था? 25% से नीचे था. हाउएवर अगर कंडीशन ऐसी पड़ी, जैसे ड्रॉट आ गया, ठीक है ना, या मान लो कि फमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया, ऐसे कंडीशन हो गया, वॉर हो गया, उस टाइम पे वॉर भी बहुत होते थे, उस टाइम पे जो है टैक्सेस ज्यादा देने पड़ते थे. सो एट दैट टाइम मैक्सिमम दे यूज्ड टू पे 25. अदरवाइज जब नॉर्मल सिचुएशन चल रहा है, सो इट वॉज बिलो 25, इट वॉज 12, 13, 14 ऐसे. ठीक है ना? अब जहां पे जमींदार था, अब ध्यान से सुनना, जहां पे जमींदार था वहां पे क्या है कि लेट से गवर्नमेंट को लोगों से टैक्स चाहिए 12%. ठीक है ना? अब जमींदार को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो जमींदार बोला मेरे को क्या फायदा? तो जमींदार को बोला कि तुम जो है जितना हम ले रहे हैं लेट से 12%, तो 25 होने के लिए कितना बचा है? 13%. तो तुम जो है 25 के अमाउंट तक कितना भी ले सकते हो. ये मुगल्स ने उनको छूट दी थी कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जो है 13 ले लो, हमें 12 दे दो, हमें तो 12 ही चाहिए भी. ठीक है ना? तो लेकिन क्या है कि जमींदार भी इतना ज्यादा नहीं लेते थे. दे यूज्ड टू टेक 4 to 5%. तो अगर मान लो कि 12% गवर्नमेंट को चाहिए तो ये लोग 17 तक लेते थे, 5% खुद का. ठीक है, लेकिन जब फमाइन आ गया या ऐसा कुछ आ गए तो उस टाइम पे जमींदार को कुछ नहीं मिलता था, 25% पूरा गवर्नमेंट को जाता था. ठीक है ना? सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एट दैट टाइम. तो कंसेप्ट ऑफ जमींदारी ड्यूरिंग द मुगल एरा. So zamindars during the Mughal era were petty landlords in the villages, descendant of old ruling families who retained small portions of their ancestral land. This also included Rajputs and other chiefs who exercised autonomous administrative authority of their principalities. तो अगर आपने मुगल एम्परर अकबर के टाइम पे सुना होगा, तो मुगल एम्परर अकबर ने बहुत सारे राजपूत डायनेस्टीज को अपने अंडर में लिया था. ठीक है ना? इनफैक्ट जैसे जोधा अकबर, तो जोधा कौन है? एक राजपूत है. ठीक है, शी वाज अ राजपूत. तो राजपूतों को वो हराकर वो जो टेरिटरी है वो एक्वायर तो करते थे, लेकिन राजपूतों को अपने सर्विस में रखते थे. ठीक है ना? और उनको जो है बहुत ही इज्जत से पेश आते थे. अकबर की बात कर रहा हूँ. ठीक है ना? हराते थे वॉर में, बट हराने के बाद उनसे खराब तरीके से नहीं व्यवहार होता था. उनको जो है वो अपने सर्विस में ले लेते थे.
तो जो बड़े बड़े राजपूत थे या जो ऐसे चीफ्स थे जो कि ऑटोनॉमस एरिया से आते हो, जैसे राजस्थान से, ठीक है, मतलब कोई ऐसे राजपूत होगा या कोई बड़ा लैंडलॉर्ड होगा, तो इनको जो है, इनको ये जमींदार बनाते थे। कौन? अकबर। ठीक है, मोस्टली दिस जमींदारी सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अकबर. So they had hereditary rights of collecting land revenue, which could go up to a maximum 25%. तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 25 तक, उससे ऊपर तो एक पैसा नहीं ले सकते। 25 में से जो स्टेट का शेयर रहेगा वो स्टेट लेगा, और जो इनका जो बचेगा वो ये लोग लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा था। They generally made collection from the individual peasants at the rate fixed by custom or by themselves and paid a fixed tax to the state. तो ये क्या है कि या तो गवर्नमेंट फिक्स कर देता था कि आप इतना ही ले पाओगे, 18% ही ले सकते हो, उसमें से 12% हमारा, 6% तुम्हारा, या तो ये खुद भी कई बार फिक्स कर देते थे। जो भी फिक्स किया ये लोगों को पता होता था। दे यूज्ड टू गेट अ पर्ची इन विच इट वाज रिटन कि हमें कितना पोर्शन ऑफ टैक्स भरना है। तो इसीलिए कभी भी इधर जमींदारी सिस्टम में दिक्कत नहीं है, बिकॉज द प्रोसेस वॉज ट्रांसपेरेंट। लोगों को पता था कि हमें कितना देना है, एंड गवर्नमेंट कितना रहेगा और जमींदार कितना देगा। दे न्यू दिस। द डिफरेंस बिटवीन हिज कलेक्शन एंड द अमाउंट टू बी पेड टू द स्टेट वाज हिज ओन पर्सनल इनकम। सो लेट्स से कि उसने 18,000 कमाया है, 12,000 गवर्नमेंट को देना है, तो जो 600 रुपए बचा, ये जो 600 रुपए है इसका पर्सनल इनकम था। इसको मालिकाना बोलते थे। इट वॉज कॉल्ड एज मालिकाना एट दैट टाइम। समझ में आ रही बात? तो हम लोग बोलते हैं मालिकाना हक। तो मालिकाना हक वाला जो टर्म है वो यहाँ से आया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये एक चीज का ध्यान रखना, द जमींदार वाज नॉट द ओनर ऑफ द लैंड एंड द पीसेंट्स कुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेवेन्यू। ऐसा नहीं कि जमींदार का लैंड है और वो जो है मेरी मर्जी, मेरा लैंड है, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा नहीं कर सकता था। लैंड जो है वो राजा का है, और जब तक प्रजा टैक्स भर रही है, राजा के लैंड के ऊपर रहने का अधिकार सबको है। इसीलिए किसी भी जमींदार को यह अधिकार नहीं था कि वो जो है उनको अपने उस लैंड से हटा सके। ठीक है ना। हाउएवर ब्रिटिश के टाइम पे लैंड किसका था? जमींदार का। उसके नाम पे कर दिया था, तो इसीलिए वो डिसाइड करता था कि इधर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो जो उसको पसंद नहीं आता गांव से निकाल देता था। तो वो सिस्टम जो है मुगल्स का नहीं था। मुगल्स ने क्लियर चीज बताई थी कि अगर कोई टैक्स देता है तो आप कितना भी आपका उससे पर्सनल दुश्मनी हो, उससे आप जो है वहां से नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। सो दिस वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स। ठीक है। तो मुगल्स एक तरीके से जो है, मतलब देर वेर सर्टन रिप्रेसिव रूलर्स, देर वेर सर्टन गुड रूलर्स, बट ये भी नहीं कि अकबर ने कभी कुछ रिप्रेशन नहीं किया। उसके मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम काम उसने अच्छे किए, कुछ कुछ काम तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी को पसंद नहीं है। ठीक है ना। बट हम लोग आज जब अकबर के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो ज्यादातर काम उसके अच्छे ही पढ़ते हैं। ठीक है ना। उसने जो है कुछ कुछ टैक्स हटा दिए थे, जाजिया रिमूव कर दिया था, हिंदू पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया था, तो बहुत कुछ अच्छे काम भी किए थे उन्होंने सबके लिए। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? ओके, चलिए। इसके बाद मनसबदारी सिस्टम और जहागीरदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम, जहागीरदारी सिस्टम, ये क्या है? सो मनसबदार इज अ सेंट्रल एशियन कंसेप्ट। सेंट्रल एशियन कंसेप्ट क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जब हम लोग मुगल्स पढ़ेंगे तब आपको दिखेगा, ये जो मुगल्स थे ये लोग एक्चुअल में किधर के हैं? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब एरियाज के हैं। ठीक है ना। उज्बेकिस्तान, जनरली ये लोग उज्बेक्स है। वहां से निकलकर ये अफगानिस्तान चले गए थे। बाबर बेसिकली, बाबर को अफगानिस्तान भेज दिया था। उसके मामा थे एक। ठीक है। तो उसके मामा जो है शिबानी खान, ठीक है ना, शिबानी खान उसके मामा थे। उसके मामा से बनती नहीं थी बाबर की, तो बाबर ने एक बार उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो शिबानी खान ने हरा कर उनको भेज दिया था यहाँ पे क्या बोलते, काबुल में। ठीक है, काबुल एंड अफगानिस्तान। ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे मुगल्स है ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब से। So that is why Mansabdar is a Central Asian concept which was brought to India by बाबर। तो बाबर के टाइम पे ये जो टर्म था ये था वहाबदार। इसको वहाबदार सिस्टम बोलते थे। लेटर ऑन इट वाज नेम्ड एज मनसबदार बाय अकबर। अकबर ने इसको मनसबदारी सिस्टम का नाम दिया। इनफैक्ट मनसबदारी सिस्टम पॉपुलर अकबर के टाइम से ही हुआ। ठीक है ना। उससे पहले तक ये उतना पॉपुलर नहीं था। तो ड्यूरिंग अकबर्स रेन मनसबदारी सिस्टम बिकेम द बेसिस ऑफ मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आज के डेट का आप आईएएस आईपीएस जैसा मान सकते हो, उस जमाने का सिविल सर्विसेज है ये
मनसबदारी सिस्टम, जहागीरदारी सिस्टम, ये वाला. सो ड्यूरिंग शाहजहां एंड औरंगजेब टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ मनसबदार वेर रीच्ड. ठीक है ना. तो क्या हुआ कि सबसे ज्यादा मनसबदार किसके कोर्ट में थे, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर किसके कोर्ट में थे, शाहजहां और औरंगजेब. ठीक है. तो जब अकबर का रेन था उस टाइम पे मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था और वो काफी सक्सेसफुली चला. बट क्या हुआ कि शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे इतने ज्यादा मनसब्स बढ़ गए कि वो सिस्टम जो है पूरा कोलैप्स हो गया. ये करप्टेड हो गए. व्हेन दे बिकेम करप्टेड द सिस्टम कोलैप्स्ड. ठीक है. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब रूल दिस सिस्टम कोलैप्स टोटली. तो कंसेप्ट ऑफ मनसबदार क्या है. सो ये ओल्डन टाइम का आईएएस आईपीएस जैसा है. इससे सिविल और मिलिट्री पावर्स मिलते हैं इनको. सो मनसब्स आर ऑफिशियल्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग है. ठीक है. द टर्म मनसब रिफर्स टू अ इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ द टर्म मनसबदार रिफर्स टू अ इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब. मनसब का मतलब रैंक. जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, ये रैंक है एक तरीके से. ठीक है. सो ये हमारे जो ऑफिसर्स है दे आर बेसिकली काइंड ऑफ अ मनसबदार. वैसे ही पुलिस में भी होता है ना, डीसीपी एसीपी वॉट एवर. ठीक है. तो ये सर मनसब मतलब जिसके पास रैंक है ही इज अ मनसबदार. सो मनसब्स वर अपॉइंटेड टू ऑल सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट्स. ठीक है ना, आईएएस आईपीएस. दे वर लायबल टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर. ठीक है. तो ये ट्रांसफर सिस्टम आज भी चलता है ना. पुलिस में भी क्या होता है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट से क्राइम डिपार्टमेंट में, क्राइम डिपार्टमेंट से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, ऐसे हो सकता है. उसी तरह इस टाइम पे क्या है कि मतलब आईएएस आईपीएस तो आज अलग है, उस जमाने में अलग नहीं था. तो ऐसा हो सकता है कि कोई आज अगर सिविल में काम कर रहा है, कल उसका काम जो है मिलिट्री से रिलेटेड हो, इसके लिए उसका ट्रांसफर किसी दूसरे जगह में आ जाए. तो ये ट्रांसफर सिस्टम आज भी चलता है हमारे इधर, है ना. आर्मी में भी चलता है, पुलिस में भी चलता है, सब में होता है. ठीक है. हाउ वर द मनसबदार्स रिक्रूटेड. इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा था. इनको भी यूपीएससी देना पड़ता था क्या. यस, काइंड ऑफ यूपीएससी देना पड़ता था. सर मुगल्स एनरोल्ड पीपल ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन. जैसे हमारे यूपीएससी में सारे वर्ग के लोगों को लिया जाता है, वैसे ही इनके टाइम पे भी सारे वर्ग के लोगों को लिया जाता था. द मुगल्स एनरोल्ड पीपल ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन इनटू द गवर्नमेंट जॉब्स. ठीक है. अ पर्सन विशिंग टू ज्वाइन द रॉयल सर्विस हैड टू फाइल अ पटिशन. जैसे आपको यूपीएससी का फॉर्म भरना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे पिटीशन देनी पड़ती है. ठीक है. थ्रू अ नोबल. थ्रू अ नोबल आज के डेट में अपना यूपीएससी है. उस जमाने में कोई ऐसा बॉडी नहीं था, एक नोबल था. नोबल मतलब राजा का वन ऑफ द वो फेवरेट्स, एक मिनिस्टर. तो ये जो नोबल है, ये नोबल क्या करता, अगर उसके पास कोई लेटर आया कि आई वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो नोबल जो है उसका एग्जामिनेशन लेता. तो सबसे पहले आप क्या करते हो, फॉर्म भरते हो. तो उसके बाद यूपीएससी क्या करता है, आपका एग्जाम लेता है. वही सिस्टम है इधर भी. अ पर्सन विशिंग टू ज्वाइन द रॉयल सर्विस हैज टू फाइल अ पिटीशन थ्रू अ नोबल हु प्रेजेंटेड अ तावीज टू द एम्परर. तो अभी क्या है कि सबसे पहले पिटीशन हुआ, उसके बाद नोबल क्या करेगा, नोबल जो है उसका अच्छे से इंटरव्यू लेगा, जो भी टेस्ट लेना है टेस्ट लेगा, वॉट एवर. एक बार लेट से कि नोबल को लगता है कि ये रिकमेंडेड होना चाहिए, ही शुड बी रिकमेंडेड. देखो हमारे आर्मी में भी और पुलिस में भी यूपीएससी रिकमेंड करता है. यूपीएससी ये नहीं बोलता है कि आपको जॉब मिल गया. ठीक है ना. एसएसबी रिकमेंड करती है, बोलती है कि इस इंसान को लेना चाहिए, ये नहीं कि ले लिया है. समझ में आ रही बात. यहाँ पे भी जो नोबल है, ये नोबल क्या करता है, स्क्रूटिनी करता है कैंडिडेट का, जिसने भी पिटीशन दिया उसकी स्क्रूटिनी करेगा. मतलब देखेगा कि ये जो है हमारे काबिल है कि नहीं है. एक बार पता चल गया कि ये काबिल है, तो वो एक तावीज देता था एम्परर को. उस तावीज में जो है इसका जिक्र होता था कि ये इंसान है, इसका मैंने चेकिंग कर लिया, ये जो है रिक्रूट करने के लायक है. तो फाइनल रिक्रूटमेंट आज के डेट में कौन करता है ऑफिसर्स का, जो भी हमारे गेजेटेड ऑफिसर्स है, फाइनल रिक्रूटमेंट कौन करता है. हु डज द फाइनल रिक्रूटमेंट. प्रेसिडेंट करता है ना. सो ऑल द गेजेटेड ऑफिसर्स इन द सर्विस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर रिक्रूटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है ना. तो जो रिकमेंडेशन लेटर होता है ना, दैट दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट एक्चुअली. तो जब वो रिकमेंडेशन हाथ में मिलता है, तो एक लेटर आता है उसके साथ. ठीक है. तो उस पे लिखा रहता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. सो फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक मैसेज जो है वो प्रिंटेड रहता है ऑलरेडी पहले से, ऐसा थोड़ी है कि एक्चुअल में वहां से आ रहा है. तो फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी आर डिलाइटेड दैट यू हैव बीन रिकमेंडेड फ्रॉम वन एसएसबी, वन एएफएसबी देहरादून एंड सो ऑन, वो सब रहता है. नीचे जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, मतलब एसएसबी का, उसका सिग्नेचर होता है. और उसके बाद ये लिखा रहता है कि यू हैव बीन रिकमेंडेड, नॉट फाइनली सिलेक्टेड. ठीक है ना. इसके बाद जब फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट एंड ऑल एवरीथिंग, देन यू विल गेट अ गेजेट लेटर.
उस गेजेट लेटर में जो है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा एंड में। तो यहाँ पे ये तावीज क्या है, इट इज लाइक रिकमेंडेशन लेटर, कि इस इंसान को जो है रिकमेंड किया गया है, ठीक है ना। तो एम्परर उसको पढ़ेगा और उसके बाद फाइनली एम्परर उसको जो है उस तावीज को पहनाकर, ठीक है, वो तावीज को पहनाकर जो है ऑफिशियली उसको रिक्रूट करेगा। तो नोबल सिर्फ तावीज देता है कि इस इंसान को आप ले सकते हो। एम्परर जो है उस तावीज के साथ साथ वो उसका डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक करके फाइनली वो तावीज उसको पहना देता है, जिससे कि वो फाइनली रिक्रूट हो जाता है। तो तावीज वॉज अ petition presented by a nobleman to the emperor recommending that the applicant can be recruited as a mansabdar। तो इसका मतलब यूपीएससी का जो सिस्टम है वो बहुत नया नहीं है, इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द टाइम ऑफ अकबर। क्लियर है ये चीज? Okay. So if the applicant was found suitable as a mansab, he was granted the mansabdari position. Higher mansabs were given to higher mansab rank were given to the princes like Rajputs and all. ठीक है, तो हायर मनसब किसको बनाते थे, मतलब ऑफिसर किसको बनाते थे, जो राजपूत है, ठीक है ना, जो पहले राजा हुआ करता था, अकबर ने उसका पोजीशन छीन लिया, उसको अपने अंडर में ले लिया, तो इनको जो है हायर मनसब्स का रैंक मिलता था। और लोअर मनसब्स में जो है कॉमन सिटीजन आते थे। ठीक है, तो जस्ट लाइक ओआरस एंड ऑफिसर्स। ठीक है, तो ओआर भर्ती जो है रेगुलर लोगों की, और जो राजपूत चीफ्स थे और ये सारे जो लोग थे, ये लोग जो है ये लोग हायर मनसब बनते थे, मतलब ऑफिसर बनते थे। हायर द मनसब, हायर विल बी द सैलरी, हायर विल बी द स्टेटस, एंड हायर विल बी द पोजिशन ऑफ द ऑफिसर। सो इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड देयर वर 66 ग्रेड्स ऑफ मनसब्स। ऐसे 66 पोजिशन है, जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसे होता है ना। तो ऐसे हिरार्की में जो है यहाँ पे 66 थे, बट कभी भी वो 66 तक पूरे भरे नहीं गए, प्रमोशन होते होते मैक्सिमम 33 मनसब रैंक तक इंसान पहुंच पाया था। तो ऑफिशियली 66 था, बट उसका सिर्फ आधा ही रीच कर पाए थे पूरे मुगल सिस्टम में, कोई इससे 33 रैंक से ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है ना। नाउ सब डिवीजन ऑफ ईच मनसब, हर मनसब का जो कैटेगरी था वो ऐसे दिया जाता था, जट एंड जवर। ठीक है, जट एंड सवर। तो रैंक ऑफ द मनसब केम टू बी डिनोटेड इन 2 नंबर्स। ऐसे 2 नंबर होते थे। जट द रैंक इन आर्मी, मतलब जट इज लाइक लेफ्टिनेंट, ठीक है, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसा। तो जट क्या डिनोट करता है, उसका रैंक, कौन से रैंक पे पड़ता है वो। हायर द नंबर, हायर विल बी द जट। ठीक है। उसके बाद था सवर। सवर का मतलब था कैवलरी मैन द मनसबदार हैड टू मेंटेन, मतलब उसके अंडर में कितने सिपाही है। वो तो मनसब है ना, मनसब तो ऑफिसर है। तो उसके अंडर में कितने लोग हैं, इससे पता चलेगा कि उसकी यूनिट की स्ट्रेंथ कितनी है। नाउ आई विल अगेन रिलेट दिस विद इंडियन आर्मी। ठीक है ना। देखो, जो जेसीओज होते हैं, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनके अंडर में बहुत लोग होते हैं। एज कंपेयर टू अगर आप एक न्यूली रिक्रूटेड एक लेफ्टिनेंट को देखोगे, उसके अंडर में लोग कम है एज कंपेयर टू अ सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर हैज ग्रोन, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए सूबेदार मेजर होने के नाते उनके अंडर में बहुत लोग हैं। बट एज ए यंग लेफ्टिनेंट, ही इज नॉट गिवन अ चार्ज इक्विवेलेंट टू दैट नंबर और इवन क्लोज टू दैट नंबर। उसके नंबर ऑफ मेन जो वो कंट्रोल कर रहा है वो कम है एज कंपेयर टू एक सूबेदार मेजर। ठीक है ना। लेकिन रैंक के हिसाब से लेफ्टिनेंट रैंक जो है सूबेदार मेजर से ऊपर आता है, बिकॉज ये ऑफिसर रैंक है और वो बिलो ऑफिसर रैंक है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे भी वैसे ही है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जट का नंबर ज्यादा हो, ठीक है ना। नहीं, ऐसा हो सकता है कि सवर का नंबर ज्यादा हो, मतलब कैवलरी मैन ज्यादा है उसके पास, बट अगर जट का नंबर कम होगा, इसका मतलब वो लोअर रैंक का है। इसका मतलब लेट से कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, a mansabdar with 5,000 zat and 2,000 zavar had a higher rank than a mansabdar of 4,000 zat and 3,000 savar। तो सवर में ये ज्यादा है, 3,000 है, एज कम्पेयर टू उसका ऊपर वाले का 2,000। बट इसका रैंक कितना है, 4,000, इसका कितना है, 5,000। तो कौन सीनियर है ये। इसका मतलब सवर से कुछ नहीं पता लगता, रैंक का पता लगाना है तो किससे लगाना है, जेड से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनडीए में आ रखा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हायर मनसब कौन है। तो नीचे ऑप्शन था जेड से, सवर से, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो जेड से पता चलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? ओके। सो हेरारकी विद इन द मनसबदार, तो मनसबदारों के बीच में हेरारकी कैसी थी। 3 क्राइटेरियाज थे मेनली, इसके अंदर और सब क्राइटेरियाज भी थे। 3 मेन क्राइटेरियाज ये थे, आमिल, ग्रेट आमिल, आमिर ऑफ आमिर। ठीक है ना। सो आमिर, ग्रेट आमिर और आमिर ऑफ आमिर, आमिर अल उलमा।
ठीक है, आमिर अल कबीर, ठीक है, तो ऐसे आमिर, आमिर अल कबीर, आमिर अल उलमारा, ठीक है, ऐसे जो इनके रैंक्स थे। सो आमिर ऑफ 1000 और बिलो, जिसका जेड 1000 है या उससे कम है, वो आमिर है, ठीक है। ग्रेट आमिर रैंक अबव 1000, और आमिर ऑफ आमिर रैंक अबव 5000। तो इस तरीके से जो है ये जट के रैंक है, जट के हिसाब से इनका हायरार्की बनता है। सैलरी ऑफ मनसबदार, तो इनको सैलरी कैसे मिलती थी? तो अभी स्टार्टिंग में मैंने मनसबदार ऑब्लिक जागीरदार लिखा था, मनसबदारी सिस्टम ऑब्लिक जागीरदारी सिस्टम। सो पुराने जमाने में या अकबर के जमाने में क्या होता था कि द सैलरी ऑफ द लेसर जट्स, जो बिलो ऑफिसर और वो सब है, उनको तो कैश में पे कर देते थे, थोड़ा बहुत कैश देना है उसको देके निकाल देते थे। बट जो हायर मनसब थे उनको क्या करते थे, उनको बोलते थे हमने तुमको एक लैंड दे दिया, अब इस लैंड में जो भी लोग हैं, ठीक है, इन दिस लैंड द पीपल हु आर स्टेइंग देयर, जब आप उनसे सारा का सारा टैक्स ले लोगे ना, तो टैक्स का अमाउंट इतना होगा कि तुम्हारी सैलरी बन जाएगी। तो हमने तुमको लैंड दे दिया, जागीर दे दिया, ठीक है, अब ये तुम्हारी जागीर है, अब तुम्हारे जागीर के लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का काम तुम्हारा। तो राजा बहुत चालाक था, क्योंकि राजा जो है वहां जाए और उनसे पैसा लेकर आए और फिर इस पैसे को जो है इसको दे दे, मनसब को दे दे, तो क्या मतलब है? इससे बेटर क्या है कि ऐसे भी गवर्नमेंट लेगा और उसको वापस डिस्ट्रीब्यूट ही कर देगा, तो वाई नॉट जिसको देना है वही जाकर ले ले डायरेक्ट उधर। इससे फायदा क्या था? इससे फायदा था कि गवर्नमेंट को ये टेंशन नहीं था कि वो टैक्स लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि अगर मनसबदार ने टैक्स नहीं कलेक्ट किया तो उसकी सैलरी गई, उसकी सैलरी डूब गई, तो ऐसा होता ही नहीं था। तो टैक्स का टैक्स भी कलेक्ट हो गया और इनका सैलरी का सैलरी भी मिल गया। सो दिस वाज कॉल्ड एज जागीरदारी सिस्टम। क्लियर है? कोई डाउट? ओके। अब ये जो जागीर था, क्या ये उस इंसान को परमानेंटली दे दिया? वॉज इट नाउ बिलोंगिंग टू द मनसबदार? नो। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा, मुगल्स के टाइम में द लैंड बिलोंग्स टू द किंग, सारा का सारा जो लैंड है वो स्टेट का है, मतलब राजा का है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है कि इनकी ट्रांसफर भी होती थी, एक जागीर से दूसरे जागीर में भेज दिया। जागीर देने का पर्पस तो यही था ना कि उसको टैक्स मिले, तो वो इधर के लोगों से टैक्स लिया, उधर के लोगों से टैक्स ले, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए एक जगह पे ना रहे, इनकी पोस्टिंग आती रहती थी एक जगह से दूसरे जगह, ताकि ये उस जागीर को अपना ना बना, ठीक है ना। दे शुड नॉट मेक दैट जागीर एज देयर ओन, इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था। क्लियर है? अब ऐसा था कि जो भी मनसबदार का टोटल सैलरी होता था, उस सैलरी को वो जो है इकट्ठा करके नहीं रख सकता। अगर वो मनसबदार मर गया तो सारा का सारा जो उसका प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट सीज कर लेता था, गवर्नमेंट अपने पास ले लेता था, क्योंकि गवर्नमेंट को किसने सर्व किया? मनसब ने। तो मनसब मर गया तो बस खत्म, कहानी खत्म। तो दे वर नॉट अलाउड टू अक्यूमुलेट वेल्थ। इसीलिए जितने भी मनसबदार थे, ये लोग लैविशली पैसा उड़ाते थे, क्योंकि क्या है कि इट वाज नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड दैट मनी, ठीक है। तो एक साल का पैसा दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ बचा है, इसका मतलब वो आपका एक्स्ट्रा है। सो एक्स्ट्रा शुड नॉट बी केप्ट, इट शुड बी गिवन टू द किंग, ठीक है ना। इसीलिए मनसबदार जो है ये लोग लैविशली पैसा उड़ाते थे, क्योंकि क्या है कि ये इनको मरने के बाद भी नहीं मिलने वाला और एक महीने के बाद भी नहीं मिलने वाला। तो दैट इज वाई इसको बचा के क्या करेंगे, सेविंग करके क्या करेंगे, सब उड़ा देते थे। सो मनसबदार्स were not allowed to accumulate wealth, their salaries, ठीक है। After that the mansabdar and all their jagir and wealth and riches were confiscated by the state. Hence the mansabdar used to spend lavishly, ठीक है ना। क्लियर है? अब मनसबदारी जो पोजीशन है, देखो आईएएस का जो पोजीशन है, अगर मान लो कि पिताजी आईएएस ऑफिसर है तो उसका बेटा भी क्या डायरेक्टली आईएएस बनेगा? नहीं। सो मनसबदारी पोजीशन वाज अ हॉनर, ठीक है, बट इट वाज अ हॉनर इन द आईज ऑफ पीपल। यू हैव टू अर्न दिस हॉनर। You become IAS, you get a lot of honor, but you earn that with your hard work. So मनसबदारी पोजीशन जो है ये फ्री का नहीं मिलता था किसी को। तो फ्री का नहीं मिलता था इसलिए हेरिडिटरी भी नहीं था। अगर मनसब के बेटे को फिर से मनसब बनना है, he has to again apply with that noble, again pass the test and then he could become the next मनसब। तो ऐसे फ्री का नहीं मिलने वाला। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसके बाद एक, बस एक ही सिस्टम बचा है, दैट इज आमिलदारी सिस्टम। सो आमिलदारी सिस्टम में जस्ट लाइक इज़ेदारी सिस्टम, यहाँ पे भी ऑक्शन होने वाला है। तो इसमें क्या होता था कि जो लैंड था उसका ऑक्शन करते थे गवर्नमेंट, ठीक है, एक एक साल के लिए, और जिसने ऑक्शन मनी दिया
उस इंसान को जो है वहां पे टैक्स कलेक्टिंग राइट मिल जाता था। ठीक है। और मतलब वैसे गवर्नमेंट तो बोलता था कि आप एक फिक्स बताओ, बट ये लोग जो है जितना मर्जी उतना लूटते थे, क्योंकि एक बार इन लोगों ने जो है क्या बोलते हैं ऑक्शन करके लैंड में टैक्स कलेक्टिंग राइट छीन लिया। तो आफ्टर दैट दे यूज्ड टू कलेक्ट एनी अमाउंट ऑफ टैक्स दे फेल्ट गुड। ठीक है ना, जितना पैसा उनको लगता है वो लोग उतना छीन लेते हैं। दे डिड नॉट केयर कि इंसान जो है वो एकदम गरीब होता जा रहा है। तो आमिलदारी सिस्टम वाज नॉट अ वेरी गुड सिस्टम। इन दिस सिस्टम पीपल, देखो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, इम्तियाज हुसैन बोलता है, ये एक बुक का ऑथर है, वो बोलता है कि फर्स्ट फॉर्मरली आई वाज अ रॉयट। ठीक है, मतलब मैं फार्मर था, बट फाइंडिंग दैट आई वाज नॉट अलाउड टू रीप द बेनिफिट ऑफ व्हाट आई हैव सोन। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी ग्रो कर रहा हूँ ये सारा का सारा जो है आमिल आकर लेकर जा रहा है। तो मैंने जो ग्रो किया उसका तो बेनिफिट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं फालतू में ग्रो क्यों करूं? सारा का सारा तो टैक्स लेकर जा रहा है। अब ना तो मेरे पास रहेगा कोई इनकम और ना भरना पड़ेगा मुझे कोई टैक्स। ठीक है, तो इसने सारा इनकम ही बंद कर दिया। सो एज आई वॉज नॉट अलाउड टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ वॉट आई हैव सोन, आई बिकम अ रॉबर। अब क्या है कि मैं रॉबर हूँ। ठीक है ना, ऑफिशियली मेरे पास कोई इनकम नहीं, तो मैं टैक्स किसका दूंगा? टैक्स ही नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं फिर रहूंगा कैसे? सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू बिकम अ रॉबर। ठीक है, तो फॉर्मरली आई वाज अ रॉयट, बट फाइंडिंग दैट आई वाज नॉट अलाउड टू रीप द बेनिफिट ऑफ व्हाट आई हैव सोन, आई बिकेम अ रॉबर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। डाउट यहाँ पे? ओके। सो इसके आगे के सिस्टम हमने ब्रिटिश वाले तो सब पढ़ लिए हैं। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट। टुमारो विल बी सीइंग व्हाट आर द वेरियस रिबेलियंस एंड ऑल टुक प्लेस। ठीक है, तो मतलब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियड बिफोर 1857, रिवॉल्ट्स बिफोर 1857, और उसके बाद 1857 देखेंगे। ठीक है ना, सो टुमारो रिवॉल्ट्स बिफोर 1857 होगा। ठीक है, सो आई विल सेंड यू दिस शीट। ये जो थर्ड है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 है। सो आई विल सेंड यू दिस नाउ। ठीक है, चलो, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।